12 जून 2025 को एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर 787 विमान टेकअप के दौरान क्रैश हो गया, जिसकी प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई है, जिसमें फ्यूल नोजल की प्रॉब्लम की बात सामने आ रही है। अगर ये प्रूफ हो जाता है कि ये प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरर के एंड से थी, तो क्या बोइंग के द्वारा बनाए गए सारे ड्रीम लाइनर को इंडिया में ग्राउंड कर दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज इंडिया में छोटे बड़े विमानों को मिला करके लगभग 850 की संख्या है और इनमें से 95% या तो बोइंग के द्वारा बनाए गए हैं या एयरबस के। तो क्या भारत अपना यात्री विमान बनाएगा? इंडिया ने चंद्रयान भेजा, मंगलयान भेजा, ध्रुव हेलीकॉप्टर बनाए, तेजस फाइटर जेट बनाया, लेकिन आज भी भारत के आसमान में जो विमान उड़ रहे हैं वो सभी के सभी विदेशी कंपनियों के द्वारा बनाए गए हैं। क्यों? और क्या अब वक्त आ गया है कि मेड इन इंडिया पैसेंजर एयरक्राफ्ट आसमान में उड़ान भरे? चलिए शुरू करते हैं आज की डीप डाइविंग। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार है। इंडिगो और एयर इंडिया जैसी कंपनियां भी विदेशी कंपनियों से अब एयरक्राफ्ट खरीदती हैं। अकेले इंडिगो ने एयरबस से 500 A320 विमान खरीदने का सौदा किया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग $50 बिलियन है। भारतीय रुपए में देखें तो 5 लाख करोड़ रुपए के बराबर। भारत हर साल अरबों डॉलर विमान आयात पे खर्च करता है। अगर इन विमानों को इंडिजिनस तरीके से भारत में ही बनाया जाए तो बिलियंस ऑफ डॉलर बच सकते हैं, जो भारतीय इकोनॉमी को और ज्यादा बूस्ट करेंगे। साथ ही भारत का इसमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी रहेगा। अगर कोई ग्लोबल क्राइसिस होता है तो उस दौरान एयरक्राफ्ट की सप्लाई रुक सकती है। यदि इसका इंडिजिनस प्रोडक्शन होगा तो इस पर कंट्रोल भी इंडिया का होगा। साथ ही आने वाले 20 वर्षों में भारत को 2000 से अधिक एयरक्राफ्ट की जरूरत है। यदि इसका निर्माण इंडिया में ही हो तो इससे इंडिया को 10 लाख करोड़ रुपए इंडियन इकोनॉमी में ही रह सकते हैं। साथ ही इससे 10 लाख नए जॉब क्रिएट हो सकते हैं। DRDO, HAL और इसरो की विशेषज्ञता का प्रभावी उपयोग हो सकता है। अब जानते हैं कि इंडिया में इस संबंध में क्या किया जा रहा है। इससे पहले यह समझते हैं कि एक सिविलियन एयरक्राफ्ट को ऑपरेशनल होने के लिए किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है। इसमें सबसे पहला फेज है मार्केट रिसर्च, जिसमें यह देखा जाता है कि किस तरह की विमान की आवश्यकता है, कितने सीट की विमान की आवश्यकता है, इसका ग्राहक कौन है, क्या इसे सेना के लिए बनाया जाना है, क्या इसे सरकार के लिए बनाया जाना है या किसी कंपनी के लिए बनाया जाना है। उसके बाद मार्केट कंपटीशन को देखा जाता है कि हम जहां पे ये एयरक्राफ्ट बनाना चाहते हैं वहां पे और कौन कौन से प्लेयर हैं। जैसे अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें, अगर कोई कंपनी इंडिया में सिविलियन प्लेन बनाना चाहती है तो उसे देखना होगा कि यहाँ पे बोइंग का कितना प्रभाव है, एयरबस का कितना प्रभाव है, एम्बेरर का कितना प्रभाव है, बॉम्बार्डियर का कितना प्रभाव है। इसके बाद इसका सेकेंड स्टेप आता है कॉन्सेप्ट डिजाइन। इसमें प्रारंभिक रूपरेखा बनाई जाती है कि विमान का आकार कैसा होगा, विंग का डिजाइन कैसा होगा, इंजन किस प्रकार के होंगे। साथ ही प्रारंभिक तकनीकी अध्ययन किया जाता है कि इसमें इसके एरोडायनेमिक्स कैसे होंगे, इसका प्रोपल्सन सिस्टम कैसा होगा। साथ ही यह देखा जाता है कि इसको बनाने में कितना समय लगेगा और कितनी लागत अनुमानित है। जब किसी एयरक्राफ्ट का कॉन्सेप्ट डिजाइन फाइनल हो जाता है तो उसके बाद आता है मल्टीपर्पस व्हीकल। ये इसका तीसरा स्टेप है। इसमें एक कंपनी बनाया जाता है और जैसे DRDO, HAL, इसरो जैसे इस टाटा आदि इसके साझेदार बन सकते। इसमें कंपनी की जिम्मेवारी तय की जाती है कि किसका क्या रोल होगा। उसके बाद इसके लिए पॉलिसी बनाया जाता है और ये देखा जाता है कि इसके लिए फंड कौन दे रहा है, यानी फंड से रिलेटेड जिम्मेवारी तय की जाती है। इसके बाद इसका अगला चरण आता है प्रीलिमिनरी डिजाइन रिव्यू यानी PDR। यहाँ विस्तृत टेक्निकल डिजाइन की समीक्षा की जाती है, जिसमें वजन, संतुलन, फ्यूल एफिशिएंसी एंड सेफ्टी फीचर की जांच की जाती है और गो या नो गो का फैसला लिया जाता है। मतलब ये डिसाइड किया जाता है कि हमें अब इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ना है या इसको स्क्रैप कर देना है। इसके बाद इसका अगला चरण आता है डिटेल डिजाइन एंड रिव्यू। इसमें 3D मॉडलिंग, स्ट्रक्चरल एनालिसिस एवं केबिन डिजाइन किया जाता है और फ्लाइट कंट्रोल डिजाइन किया जाता है। इसमें सिस्टम इंटीग्रेशन प्लान बनाया जाता है, जिसमें एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक्स को शामिल किया जाता है। साथ ही जो कंपोनेंट यूज होंगे उसका डिजिटल प्रोटोटाइप तैयार किया जाता है। इसका अगला स्टेप होता है प्रोटोटाइप फैब्रिकेशन। इसमें फ्लाइट का प्रोटोटाइप बनाया जाता है। जनरली 1 या 2 बनाया जाता है, एक ग्राउंड टेस्टिंग के लिए और एक फ्लाइट टेस्टिंग के लिए। यहाँ पे एयर फ्रेम, लैंडिंग गियर, विंग्स और एवियोनिक्स को असेंबल किया जाता है। इसके बाद इसका अगला चरण आता है ग्राउंड टेस्टिंग। इसमें स्ट्रक्चरल लोड टेस्टिंग, ब्रेक टैक्सिंग टेस्टिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस टेस्टिंग, जिसमें ऐसा ना हो कि इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इतना अधिक हो कि छोटे मोटे इलेक्ट्रॉन इंटरफेरेंस से ये प्रभावित हो जा रहा है। इसमें इंजन रनअप
और ग्राउंड वाइब्रेशन की टेस्टिंग की जाती है। इसके बाद इसका अगला चरण होता है फ्लाइट टेस्टिंग। इसमें सैकड़ों घंटों तक टेस्ट पायलट के द्वारा फ्लाइट उड़ा करके देखा जाता है और उसका परीक्षण किया जाता है। इसमें एयरक्राफ्ट को विभिन्न परिस्थितियों में टेस्ट किया जाता है, जैसे हाई अल्टीट्यूड में इसका परफॉर्मेंस कैसा है, लो एल्टीट्यूड स्टॉलिंग कैसा है, इंजन ऑफ ग्लाइडिंग कैसा है। इन सारी बातों की जांच यहाँ पे की जाती है और इन सभी डेटाओं को रिकॉर्ड किया जाता है और फिर इसका विश्लेषण किया जाता है। इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण स्टेज आता है जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें एक अच्छा खासा समय लगता है। इसमें सेफ्टी एयरवर्दीनेस और नॉइज कंप्लायंसेज की जांच की जाती है तथा टाइप सर्टिफिकेट निर्गत किया जाता है, जैसे डिजाइन सर्टिफिकेट, प्रोडक्शन सर्टिफिकेट, एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट। इस तरह के टाइप सर्टिफिकेट होते हैं। जैसे इंडिया में DGCA है, अमेरिका में FAA है, यूरोपियन यूनियन के लिए EASA है। तो ये सारी एजेंसियां हैं जो जारी करती हैं ये सर्टिफिकेट। उसके बाद का स्टेप आता है जैसे आपका प्रोडक्शन रेडीनेस कितना है। कॉमर्शियल लॉन्च के लिए आपको बहुत सारे सेल कैंपेन चलाने पड़ सकते हैं। उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस विकसित करना पड़ सकता है। उसके लिए एक इकोसिस्टम बनाना होगा जिससे आप उसके पार्ट पुर्जों की सप्लाई चेन को अच्छे से मेंटेन कर सकें। ये हम लोगों ने देखा कि एक सिविल एयरक्राफ्ट बनाने के लिए किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। अब हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इस संदर्भ में भारत के अंदर प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए इसे देखते हैं। सारस मार्क 2 ये 19 सीटर विमान होगा। इसका डिटेल डिजाइन तैयार हो चुका है और 25-26 में पहला प्रोटोटाइप आने की संभावना है। इसकी पहली उड़ान दिसंबर 2027 तक संभावित है। इसके लिए मार्च 2023 में पारस डिफेंस को 64 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसमें उसको कॉकपिट और एवियोनिक्स को डेवलप करने की जिम्मेदारी दी। इसमें भारतीय वायुसेना ने आरंभिक 15 यूनिट ऑर्डर देने में रुचि दिखाई है। इसी तरह से HAL का RTA प्रोजेक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ये 70 से 90 सीटों का है। जब भी कोई देश सिविलियन एयरक्राफ्ट डेवलप करता है तो उसका एक फेज होता है। सबसे पहले 1 या 2 सीट वाला, फिर 5 सीट वाला, फिर 19-20 सीट वाला, फिर 70 से 90 सीट वाला, फिर 120 से 150 सीट वाला। जैसे आज हम लोग देखते हैं कि एयरबस A320 का जो RTA प्रोजेक्ट है 70 से 90 सीटों वाला, इसे 2021 में सरकार से इसके कॉन्सेप्ट डिजाइन को हरी झंडी मिल गई है। दिसंबर 2024 में SPV की स्थापना हो चुकी है। इसमें अनुमानित निवेश लगभग $2 बिलियन का है, जो HAL, DRDO, प्राइवेट एंड द फॉरेन प्लेयर के सहयोग से इसको विकसित किया जाएगा। तो लक्ष्य है कि 2026 तक इसके सारे जो इंजीनियरिंग फेज हैं जिसमें एवियोनिक्स डेवलप किए जाते हैं वो पूरे कर लिए जाएंगे। हंस NG 2 सीटर ट्रेनर जनरल एविएशन विमान है। इसका फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट किया जा चुका है जो कि सफल रहा है। अभी फिलहाल ये टाइप सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया में है। इसी तरह से NAL NM5 5 सीटर जनरल एविएशन विमान है जो NAL और महिंद्रा के सहायता से इसको विकसित किया जा रहा है। अभी इसका प्रारंभिक डिजाइन तैयार किया जा रहा है। इन सभी बातों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि भारत में सिविलियन एयरक्राफ्ट बनाने के दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसके समक्ष कई ढेर सारी समस्याएं। हम एक नजर उन समस्याओं पे भी डाल लेते हैं कि इसमें आने वाले चैलेंजेस क्या क्या हैं। सिविलियन एयरक्राफ्ट डेवलप करने में सबसे बड़े चैलेंज है सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें एक फ्लाइट को हजारों घंटे उड़ाया जाता है और विभिन्न पैरामीटर की उनकी जांच की जाती है। उसमें 0.001% चूक भी पूरे प्रोजेक्ट को डुबा सकता है। आपका सर्टिफिकेशन कैंसिल हो सकता है। ये प्रक्रिया बहुत टफ है और ये टाइम टेकिंग प्रक्रिया है। लगातार टेस्टिंग की जाती है। 2 साल 3 साल रिगरस टेस्टिंग के बाद उसको टाइप सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। और अभी जैसे अमेरिका का FAA है, यूरोप का EASA है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि नए कंपटीटर मार्केट में आए। तो वो सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया के पैरामीटर को इतना टफ बनाते हैं कि नए प्लेयर के लिए उसको पार करना मुश्किल होता है। मिलिट्री एयरक्राफ्ट में क्या है कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट को ग्लोबल सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। हमने अपना तेजस डेवलप किया, हमें उस बात की कोई आवश्यकता नहीं कि FAA उसको अप्रूव करे, यूरोपियन यूनियन उसको अप्रूव करे या ना करे। अगर DGCA ने अप्रूव कर दिया तो हमारे लिए अप्रूव्ड है। लेकिन सिविल एविएशन में हमें उसका एक ग्लोबल सपोर्ट जरूरी है। अगर हम कोई सिविल एयरक्राफ्ट डेवलप करते हैं तो ना सिर्फ उसको DGCA से बल्कि FAA से, EASA से भी उसको सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा ताकि हम उसको ग्लोबली ऑपरेशनल बना सकें। सिविलियन एयरक्राफ्ट डेवलप करने में दूसरी सबसे बड़ी समस्या है
टेक्निकल विशेषज्ञता की कमी। भारत अभी अपना स्वयं का इंजन डेवलप नहीं कर पाया है। एवियोनिक्स एंड अन्य हाइड्रोलिक फीचर के लिए हम अभी दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट हैं। जब तक हम ये अपना खुद का सिस्टम एवियोनिक्स डेवलप नहीं कर लेते हैं तब तक, या अपना इंजन डेवलप नहीं कर लेते हैं तब तक हम पूरी तरीके से अब इंडोजिनस विमान नहीं बना सकते। अभी जैसे आमका प्रोजेक्ट के लिए AMCA जो प्रोजेक्ट है उसके लिए हम लोग अभी सैफरन से, रॉयस रॉयल से इंजन के लिए बात कर रहे हैं कि वो हमें फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी ट्रांसफर करेंगे ताकि हमारे पास एक इंजन की टेक्नोलॉजी आएगी। अभी भारत तेजस मार्क 2 के लिए GE से इंजन लेने के लिए पहले करार कर चुका है और GE के द्वारा आज तक इंजन अभी इंडिया को प्रोवाइड नहीं किया गया है, जिससे ये प्रोजेक्ट लगातार डिले हो रहा है। GE जनरल इलेक्ट्रिक्स वही कंपनी है जो बोइंग को इंजन सप्लाई करती है। एयरक्राफ्ट का विकास करना एक कैपिटल इंटेंसिव निवेश है। जब तक आप इसमें हैवी कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करेंगे, R&D में अगर आप ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं रहेंगे, तब तक आप नई तकनीक को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए पर्याप्त बजट की व्यवस्था होना इस प्रोजेक्ट के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा चूंकि इसमें किया गया निवेश तुरंत परिणाम नहीं लाता है, आपको एक समय वेट करना होगा। तो अगर सरकार जब तक कोई दीर्घकालिक ऐसी नीति नहीं बनाती है, अगर प्राइवेट प्लेयर को ये भरोसा नहीं दिया जाएगा, तब तक वो इन क्षेत्रों में निवेश नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी प्राइवेट कंपनी ऐसे किसी सेक्टर में निवेश करना नहीं चाहेगा जिसके रिटर्न को लेकर के उसको गारंटी नहीं हो। जब तक वो गारंटीड नहीं रहेगा तब तक वो निवेश करेगा ही नहीं। तो सरकार को एक ऐसी दीर्घकालिक नीति बनानी पड़ेगी जिससे निजी कंपनियों को भरोसा हो सके कि अगर आप इस क्षेत्र में निवेश करते हैं तो प्रॉफिटेबल रहेंगे। निजी कंपनियों को तभी रुचि होगी जब सरकार दीर्घकालिक समर्थन दे। इसके साथ ही अगर आप सिविल एयरक्राफ्ट डेवलप कर लेते हैं, अब आपको इसको बेचने के लिए एयरलाइन कंपनी ढूंढना पड़ेगा, एयरलाइन ऑपरेटर ढूंढना पड़ेगा, और एयरलाइन ऑपरेटर वैसे किसी नई कंपनी से प्रोडक्ट तो खरीदेंगे नहीं। उसके लिए जरूरत है कि आपकी विश्वसनीयता कितनी है, और पहले से जो एस्टेब्लिश्ड प्लेयर हैं उनके साथ कम्पिटिट करना इतना आसान नहीं है। तो इन सभी प्रॉब्लम को देखते हुए क्या यह मान लिया जाए कि भारत के लिए सिविलियन एयरक्राफ्ट डेवलप करना एक सपना है, क्योंकि इसमें इतना सारा कंपटीशन है, इतना टेक्निकल स्पेशलिटी की जरूरत है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भारत आज विश्व की तीसरी सबसे बड़ी विमानन मार्केट है। हमें अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम अपने इंडिजिनस, हमारा डिमांड इतना है कि अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो हम प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। तो अब इस स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए? भारत को सबसे पहले टर्बो प्रोप एयरक्राफ्ट डेवलप करना चाहिए, जैसे 20 से 40 सीट वाले, और ये खास करके हमारे जो उड़ान स्कीम है इसमें इसको बहुत अच्छे तरीके से इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसी तरह से हमारा अगला प्रयास होना चाहिए RTA टाइप विमान निर्माण का, जिसमें 70 से 90 सीटों का विमान होगा, ताकि हम एम्बेरर, सुखोई जैसे कंपनियों को टक्कर दे सके। इसके अलावा जो हमारे पास डिफेंस में जो एवियोनिक्स या टेक्नोलॉजी है उसको हम सिविल यूज के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं। DRDO, इसरो की जो स्पेशलिटी है उसका हम यूज कर सकते हैं सिविल एयरक्राफ्ट बनाने में। इसके अलावा हमको मेक इन इंडिया सप्लाई चेन को मजबूत करना होगा, जिससे जो प्राइवेट प्लेयर हैं उनको पर्याप्त मौका मिले और उसे हम इन सप्लाई चेन का हिस्सा बनाएं। इसके लिए भारत को रणनीति और रोड मैप बनाना होगा, जिसमें शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल में इसको डिफरेंशिएट करना होगा। शॉर्ट टर्म गोल का मतलब है 0 से 5 साल के अंदर HAL, DRDO के साथ निजी भागीदारी को बढ़ावा दें और RTA 70 जैसे जो प्रोजेक्ट है उसको रिवाइव करें। मिड टर्म गोल, जिसे 5 से 10 वर्षों के बीच पूरा किया जा सकता है, जिसमें इंजन और एवियोनिक्स में स्पेशलिटी गेन करना, जैसे अपना कावेरी इंजन है उसको डेवलप किया जा रहा है। अभी आप साफरन और रोल्स रॉयल से इंजन की तकनीक ले रहे हैं, उससे आप नई इंजन विकसित कर सकते हैं। तो ये जो मिड टर्म गोल है इसमें इंजन और एवियोनिक्स को डेवलप करने पे ध्यान दिया जाना चाहिए। तब हम लॉन्ग टर्म गोल में 10 से 20 साल के अंदर एयरबस टाइप A320 जैसे विमानों का निर्माण कर सकते हैं, और अफ्रीका, साउथ एशियन कंट्री को हम अपने मार्केट के रूप में टारगेट कर सकते हैं। अब मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठ सकता है, क्या इन सब के लिए भारत तैयार है? तो आइए एक नजर डालते हैं। भारत के पास IIT का एक इंजीनियरिंग पूल है। इसके पास HAL, DRDO, इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पास टेक्निकल स्पेशलिटी है। इंडिया के पास मार्केट ड्रिवेन पावर है, मार्केट डिमांड्स है। ये सभी कारण ये बताता है कि इंडिया के पास पर्याप्त संभावना है कि ये अपना सिविल एयरक्राफ्ट डेवलप कर सकता है। यदि भारत चंद्रयान और मंगलयान भेज सकता है, यदि भारत परमाणु शक्ति बन सकता है,
यदि भारत ICBM और तेजस फाइटर जेट बना सकता है तो भारत सिविल एयरक्राफ्ट भी बना सकता है। अगर आपको लगता है कि भारत को अपना सिविल एयरक्राफ्ट बनाना चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने विचार कमेंट कीजिए कि क्या 2035 तक भारत दुनिया को सिविल एयरक्राफ्ट दे पाएगा।